सीजन की शुरुआत बहुत ही सस्पिशियस वे में होती है, जहां हमें एक आदमी कचरे के ढेर में नजर आता है। अब उसे खुद याद नहीं कि वो यहाँ कैसे पहुँचा, क्योंकि उसकी सारी मेमोरी इरेज हो चुकी थी। पास पड़े शीशे में खुद को देख के वो हैरान रह जाता है, क्योंकि वो एक ज़ॉम्बी में बदल चुका था। उसे कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा था और वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। सीन्स एक न्यूज रिपोर्टर संजी पे शिफ्ट होता है, जो बच्चों के कातिल के केस पे काम कर रही थी। उसी चक्कर में एक आदमी, जिसे वो सैंटा यानी उन बच्चों का कातिल समझ रही थी, उसके घर जाती है, लेकिन पकड़ी जाती है। यहाँ सैंटा का जिक्र इसलिए किया गया है क्योंकि बच्चों का कातिल एक सैंटा है। वो आदमी उसके पीछे डॉग छोड़ देता है, जिसे बचना संजी के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर उसका बॉयफ्रेंड चाडो, जो कि एक पुलिस इंस्पेक्टर है, वो संजी को उस डॉग से बचाता है। पर इतनी मेहनत और रिस्क का संजी को कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि उसे जिस आदमी पे शक था वो असल मुजरिम नहीं निकलता। सीन्स वापस ज़ॉम्बी पे शिफ्ट होता है, जो जिंदा रैबिट को खाने की वजह से अपने आप को मॉन्स्टर मानते हुए खुद से नफरत करने लगता है। इसीलिए अपनी जान लेने की भी कोशिश करता है, पर इतनी ऊंची पहाड़ी से कूद के भी उसे कुछ नहीं होता और वो ऐसे ही मारा मारा फिरता रहता है। तभी एक घर के अंदर उसे ज़ॉम्बीज और इंसानों पे एक मूवी देखने को मिलती है, जिसमें इंसान ज़ॉम्बीज को मार डालते हैं। वो अपना ये अंजाम नहीं चाहता था, इसीलिए इंसानों जैसा बनने की प्रैक्टिस शुरू कर देता है और साल भर की मेहनत के बाद वो इंसानों की तरह चल और बोल पाता है। इसके बाद एक रात ज़ॉम्बी एक डिटेक्टिव को कब्र के पास देखता है। तभी एक आदमी आके उसे पत्थर मारता है और रिवर के पास फेंक देता है। वो जिंदा है या नहीं ये देखने के लिए ज़ॉम्बी उसके पास जाता है। वो ज़ॉम्बी को कुछ कीज देता है और ऑफिस बोलते हुए मर जाता है। ज़ॉम्बी उसके सामान की तलाशी लेता है तो उसे पता चलता है कि इसका नाम किम है, जो खोए हुए लोगों को ढूंढता है। ज़ॉम्बी सोचता है शायद इसने मेरे खोने के एविडेंस भी इकट्ठा किए होंगे, जिन्हें देखने के लिए ज़ॉम्बी उसके कपड़े पहन के उसके ऑफिस जाता है, मगर वहाँ उसे कुछ नहीं मिलता। सीन संजी की तरफ शिफ्ट होता है, जो पुलिस ऑफिसर चाडो से किसी केस के बारे में पूछती है, मगर वो उसे बताने से मना कर देता है और एक छोटे बच्चे जून के साथ फुटबॉल खेलने लगता है। किम के ऑफिस में ज़ॉम्बी एविडेंस ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, मगर उसे कुछ नहीं मिलता। तभी उसे बहुत भूख लगती है। वो सोचता है कि अब वो मेहनत करके पैसे कमाएगा, जिससे फिर वो नॉन वेज ऑर्डर कर लिया करेगा। काफी कोशिश के बाद उसे एक पिज्जा बॉक्स कंपनी में जॉब मिलती है, लेकिन वो उससे बहुत बोर हो जाता है। तभी उसके मोबाइल पे एक आदमी का मैसेज आता है कि हमें आपसे एक गुमशुदा चीज ढूंढवानी है, अपने चार्जेस बताएं। वो इंसानों के 20,000 और जानवरों के 5,000 बोलता है। वो आदमी इस पे मान जाता है और एक डॉग की इमेज भेज के मिलने को बोलता है, मगर ज़ॉम्बी बाहर नहीं जा सकता था, क्योंकि लोग उसे देख के डर जाते। फिर वो टीवी पे एक बीबी क्रीम का एड देखता है, जिसे वो खुद पे अप्लाई करता है और वो बिल्कुल इंसान जैसा लगता है। ज़ॉम्बी उसे मिलने जाता है तो वहाँ उसे जून और उसके दोस्त मिलते हैं, जो उसे डॉग तलाश करने के सिर्फ 5 सेंट्स देते हैं, जिसे देख ज़ॉम्बी को बहुत गुस्सा आता है और उनमें बहस शुरू हो जाती है। तभी वहाँ से संजी गुजरती है। जून को ज़ॉम्बी के साथ बहस करता देख वो पास आती है और वजह पूछती है। तभी ज़ॉम्बी वहाँ से भाग जाता है। संजी और बाकी सब उसका पीछा करते हैं। इसी चक्कर में उसके सर पे चोट लगती है और वो बेहोश हो जाता है। उसकी हार्ट बीट बंद हो जाती है, जिसे देख संजी बहुत डर जाती है। हॉस्पिटल में जैसे उसे होश आता है वो वहाँ से भाग के घर आ जाता है। इसके बाद हम संजी को देखते हैं, जो यंग नामी एक आदमी के पास आती है, क्योंकि वाहिद वही एक आदमी है जिसने सैंटा का फेस देखा था, मगर वो नहीं बताता क्योंकि उसे डर था कि कहीं सैंटा उसे मार न दे। लेकिन बाद में वो मान जाता है और कहता है कि अगर मुझे उस आदमी को दिखाया जाएगा तो मैं पहचान लूंगा। कुछ दिनों बाद ज़ॉम्बी को जॉन का डॉग मिलता है, जिसे वो अपने घर ले आता है। वो जॉन को डॉग के बारे में बताता है, साथ ही ये बोल देता है कि इतने पैसों में सिर्फ डॉग की खबर आ सकती है, डॉग नहीं। इसके बाद हम ज़ॉम्बी को जंगल में भागता हुआ देखते हैं, जिसे बहुत भूख लग रही थी। भूख के मारे वो बेहोश हो जाता है। सुबह जब उसकी आँख खुलती है तो वो देखता है कि उसने रात एक हिरन को मार दिया है। ये देख के वो डिसाइड करता है कि आइंदा वो जानवरों का शिकार नहीं करेगा, बल्कि बहुत मेहनत करेगा। साथ ही अब मुकम्मल इंसान बनने की कोशिश करेगा। ये सोचते हुए वो घर वापस आता है और एक्सरसाइज करने लगता है। इसके बाद जैसे ही वो बाहर जाने लगता है, उसे संजी की खुशबू आती है, जो उसके घर के बाहर खड़ी थी। संजी उसे उस दिन के लिए सॉरी बोलने आई है। संजी उसे टेस्ट करवाने को बोलती है, क्योंकि एक तो सर में चोट आई थी और दूसरा बेहोशी में उसकी हार्ट बीट भी बंद हो गई थी। ज़ॉम्बी उसे कोई जवाब नहीं देता। जाते हुए वो बोलती है कि वो उसके इलाज का सारा खर्चा उठाएगी। इसके बाद सीन रात में शिफ्ट होता है,
जहाँ हम देखते हैं कि सांता के क्राइम से रिलेटेड न्यूज दिखाई जाती है, जिसमें वो एक सियो नामी बच्ची को किडनैप करता है और कुछ दिनों बाद उसकी लाश रिवर से मिलती है। ज़ॉम्बी एक शॉप के बाहर से टीवी पे उस बच्ची का फोटो देखता है, जिसे देख के वो बहुत गुस्सा करने लगता है। एक रात संजी नशे में होती है कि तभी कुछ लोग उसे अगवा कर लेते हैं। ज़ॉम्बी उन्हें देख लेता है और संजी को बचाता है। ज़ॉम्बी उसे कहता है कि उसने कुछ टेस्ट करवाए हैं, जिसके लिए अब उसे 1 लाख रुपए की जरूरत है। संजी नशे में होती है, इसीलिए उसे कुछ समझ नहीं आता। अगली सुबह जब वो उठती है तो उसे ज़ॉम्बी का एग्रीमेंट नजर आता है, जिसपे 1 लाख की डिमांड की होती है। संजी उसके घर आती है और बताती है कि किसी वजह से उसकी जॉब चली गई है, इसीलिए अब उसके पास इतने पैसे नहीं हैं। वो ज़ॉम्बी को सॉरी बोलने लगती है, मगर ज़ॉम्बी जबरदस्ती उसे वहाँ से भगा देता है। नेक्स्ट सीन में संजी चाडो के पास बैठी सांता के बारे में पूछ रही है, मगर वो उसे कहता है कि वो कोई भी सबूत नहीं छोड़ता, इसीलिए उसे पकड़ना बहुत मुश्किल है। चाडो कहता है कि हमें इस काम के लिए एक ऐसा आदमी चाहिए जो बहुत ताकतवर हो। संजी के माइंड में ज़ॉम्बी का ख्याल आता है, इसीलिए वो इस केस के सिलसिले में ज़ॉम्बी से दोबारा मिलने आती है। ज़ॉम्बी को चूँकि पैसों की जरूरत थी, इसीलिए वो बोलता है कि अगर वो एक ह्यूमन है तो $2 और अगर एनिमल है तो 50 सेंट्स। तभी वहाँ कैंग नाम की एक औरत आती है। वो ज़ॉम्बी को एक फोटो दिखाती है और बताती है कि ये मेरी बेटी है जो पिछले 1 महीने से घर नहीं आई है। अगर तुम इसे ढूंढते हो तो मैं तुम्हें इससे डबल पैसे दूंगी। इतना कह के वो औरत पैसों से बड़ा एक बैग निकालती है, जिसे देख के ज़ॉम्बी बहुत शॉक हो जाता है। उसके जाने के बाद संजी ज़ॉम्बी से बोलती है कि तुम्हें ये केस जरूर लेना चाहिए और फिर मैं भी तुम्हारी इस केस में मदद करूंगी। वो दोनों कैंग के घर जाते हैं और उसकी मेट से पूछगछ करते हैं। दोनों उसके रूम में जाके जांच करने लगते हैं, जहां लैपटॉप की सर्च हिस्ट्री से उन्हें गैंग रैम्प फास्ट सेंटर के बारे में पता चलता है। ज़ॉम्बी संजी को अंदर जाके इन्फॉर्मेशन लाने को कहता है। वो बताती है कि वो लोग अपनी इन्फॉर्मेशन किसी गैर के साथ शेयर नहीं करते। अगर हमें यन यानी कैंग की बेटी के बारे में पता करना है तो इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना होगा। इसके बाद हम ज़ॉम्बी को सीधा प्रोग्राम में देखते हैं, जहां बॉस लोगों का सारा सामान इकट्ठा कर लेता है, यानी उन्हें सेल वगैरह अलाउड नहीं होता। फिर सभी लोग खाना खाने लगते हैं। उसी ज़ॉम्बी के पास एक लड़का आता है और बातें करने लगता है। तभी ज़ॉम्बी उस लड़के की स्मेल सूंघ के सोचने लगता है कि उसने ऐसी ही स्मेल यन के रूम में भी सूंघी थी। इसके बाद एक आदमी सबको वेट लूज सप्लीमेंट्स देता है, जो ज़ॉम्बी नहीं खाता। रात में ज़ॉम्बी को बहुत भूख लगती है, इसीलिए वो उस रूम में जाता है जहाँ नॉन वेज रखा होता है। वहाँ उसे यन मिलती है जो खाना खा रही थी। यन बताती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के कहने पे यहाँ आई है। तभी वहाँ किसी के आने की आवाज आती है। ज़ॉम्बी छुप जाता है और वो आदमी यन को पकड़ के बाहर भिजवा देता है। मैनेजर भी उसके साथ आता है और तभी हमें यहाँ पता चलता है कि वो लड़का भी इनके साथ मिला हुआ है। ज़ॉम्बी वहाँ से बाहर दौड़ता है। बाहर उसे सभी लोग एक साइड जाते हुए दिखाई देते हैं। ज़ॉम्बी भी उनका पीछा करने लगता है। वो सब एक रूम में पहुँच जाते हैं, जहाँ एक आदमी सभी लोगों को डेविल का नाम लेके पागल बना रहा है। मैनेजर ज़ॉम्बी को नोटिस करता है कि इसे यहाँ पर नहीं बुलाया गया था। ज़ॉम्बी भाग जाता है और एक अलमारा में छुप जाता है, मगर वो लोग उसे तलाश करके लोहे की रॉड से बहुत मारते हैं। उसी समय ज़ॉम्बी को पास के कुछ विजन्स दिखाई देते हैं कि उसे कोई शूट कर रहा है। पास सीन्स देख के ज़ॉम्बी की आंख रेड हो जाती है। ज़ॉम्बी अलमारा से बाहर आता है और भागने में कामयाब हो जाता है। उसके बाद हम उसे ऑफिस में देखते हैं, जहाँ वो पास्ट के ख्याल के बारे में सोचता है कि क्या उसका मर्डर हुआ था, क्योंकि उसकी बॉडी पे एक बहुत गहरा निशान है। ज़ॉम्बी संजी को बताता है कि मैंने वहाँ यन को पागलों की तरह प्रे करते देखा है। फिर वो संजी को वो वेट लूज सप्लीमेंट टेस्ट करवाने के लिए देता है। टेस्ट रिजल्ट्स आने पे पता चलता है कि ये वेट लूज सप्लीमेंट नहीं बल्कि ड्रग्स हैं। इसके बाद संजी ज़ॉम्बी का कॉस्ट्यूम चेंज करती है और वो दोबारा वहाँ जाता है। वो यन को बेहोश करके एक बॉक्स में बंद कर रहा था कि उसे यन का बॉयफ्रेंड देख लेता है। ज़ॉम्बी को भागते हुए मैनेजर भी देख लेता है और वो अब अपने चेयरमैन ली को ज़ॉम्बी के बारे में बताता है। असल में ली ही लोगों को डेविल के नाम पे बेवकूफ बनाता है। ज़ॉम्बी अभी भी उधर छुपा होता है। जैसे ही वो बाहर आता है, मैनेजर उसे बेहोश कर देता है। आँख खुलने के बाद ज़ॉम्बी और ली आमने सामने होते हैं। ज़ॉम्बी उसे बताता है कि मुझे एक बीमारी है जिसकी वजह से मुझे दर्द नहीं होता। ली ज़ॉम्बी से कहता है कि तुम शो के लिए परफॉर्म करो और मैं यन को छोड़ दूंगा। ज़ॉम्बी मान जाता है। ज़ॉम्बी संजी से कहता है कि जब सब शो में बिजी हो तो तुम यन को लेके वहाँ से भाग जाना। अब आप सोच रहे होंगे कि संजी वहाँ कैसे आई, तो वो यन को छुड़ाने आई है। शो वाले दिन ली सभी लोगों को ये कहता है कि मैं इसे हमेशा के लिए दर्द से निजात दे दूंगा। ये कह के वो उसका हाथ पीछे
रास्ते की तरफ मोड़ता है, मगर ज़ॉम्बी जोर से चिल्लाने लगता है, यानी ली का गेम उसी पे उल्टा पड़ जाता है। तभी एक आदमी मैनेजर को आके बताता है कि ये सब एक ट्रैप है और पुलिस यहाँ आ रही है। ली को पुलिस पकड़ लेती है और कैंग भी यन से मिलके बहुत खुश होती है। अगले दिन हम देखते हैं कि ज़ॉम्बी बहुत खुश होता है और नॉन वेज यानी फ्लैश खाने लगता है, और इसे ऐसा करते हुए सामने वाला डिटेक्टिव संग और वैंग देख लेते हैं। तभी संजी भी ये सब देख के बहुत डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। ज़ॉम्बी को ये सब देख के बहुत बुरा लगता है। संजी लैपटॉप पे एक वीडियो देखने लगती है जिसमें वो देखती है कि ज़ॉम्बी के पैरों पे कुछ निशान है। तभी वहाँ टाइग्यन आ जाता है। टाइग्यन बाय प्रोफेशन एक स्क्रिप्ट राइटर है और ज़ॉम्बीज पे मूवीज लिखता है। टाई बताता है कि ऐसे निशान तो ज़ॉम्बीज की बॉडी पे ही होते हैं और उसे ये भी बताता है कि ज़ॉम्बीज को दर्द नहीं होता, जब वो बेहोश हों तो उनकी हार्ट बीट बंद हो जाती है। संजी को ये सारे सिम्टम्स ज़ॉम्बी से मिलते नजर आते हैं। वो सोचती है कि क्या वो इतने दिन एक ज़ॉम्बी के साथ काम करती रही है, अगर वो ज़ॉम्बी है तो उसने उसे कोई नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया। फिर वो सोचती है कि क्या उसे सबको ज़ॉम्बी की सच्चाई बता देनी चाहिए या नहीं। नेक्स्ट सीन पुलिस स्टेशन में शिफ्ट होता है जहाँ ली चाडो को ज़ॉम्बी के बारे में बताता है, मगर वो इसकी बात का यकीन नहीं करता और इग्नोर करता हुआ आगे चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि संग और वैंग ज़ॉम्बी के बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ये रियल किम है या नहीं। एक दिन उन्हें कहीं पे किम की पिक नजर आती है जिसे वो ज़ॉम्बी से मैच करके देखते हैं और उन्हें यकीन हो जाता है कि ये कोई बहरूपिया है, किम नहीं। सीन संजी के घर शिफ्ट होते हैं। संजी की सिस्टर उसे पैसे कमा के लाने को कहती है। वो सोचती है कि क्या उसे ज़ॉम्बी के पास जाना चाहिए या नहीं। संजी डरते हुए खुद को सर से पांव तक कवर करके ज़ॉम्बी के घर जाती है। उसे डर है कि कहीं वो उसे खा न जाए। ज़ॉम्बी उसे पैसे देता है। जैसे ही वो पैसे देता है संजी बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है वो खुद को मिरर में देखती है कि कहीं वो ज़ॉम्बी तो नहीं बन गई। तभी डॉक्टर और संजी की फैमिली वाले आते हैं। डॉक्टर बताता है कि इसे अपेंडिक्स का दर्द हुआ था। किम नामी एक डिटेक्टिव इसे यहाँ लाया था। इसके इलाज के सारे पैसे दिए और अचानक पता नहीं कहाँ चला गया। संजी के ख्यालात अब ज़ॉम्बी के बारे में बदलने लगते हैं, यानी वो सोचती है ये बाकी सबसे बहुत डिफरेंट है। फिर हम ज़ॉम्बी और संजी को एक जगह बैठा देखते हैं। यंग वहाँ से गुजरता है और उन्हें कहता है कि मेरी मॉम जंगल में गुम हो गई है। संजी कहती है किम बहुत अच्छा डिटेक्टिव है, ये तुम्हारी मॉम को ढूंढ देगा। संजी और ज़ॉम्बी उसकी मदर को ढूंढने जंगल जाते हैं और उसे ढूंढ लेते हैं। यंग की मॉम ज़ॉम्बी को देख के उसे गले लगा के रोती है और कहती है कि बेटा तुम वापस आ गए। यंग ये देख के कहता है कि मेरी मॉम की तबीयत खराब है इसीलिए वो ऐसा बिहेव कर रही है। वो उसे ले जाता है मगर वो जाते हुए भी पलट के ज़ॉम्बी की तरफ देखती रहती है। इसके बाद हम यंग का सीन देखते हैं जो ज़ॉम्बी के बारे में सोच रहा होता है और कहता है कि तुम आखिर बच कैसे गए। ज़ॉम्बी घर वापस आता है और तभी उसे किसी की स्मेल आती है। वो देखता है कि दोनों डिटेक्टिव संग और वैंग वहाँ छुपके उसकी बातें सुन रहे थे। वो उसे बताते हैं कि हम तुम्हारे घर तलाशी लेने आए थे कि तुम असली किम हो या नहीं, लेकिन तभी हमने यहाँ किसी की आवाज सुनी। हम डर के छुप गए और देखा कि एक आदमी तुम्हारे घर की तलाशी ले रहा था। फिर उसने तुम्हारा लेटर लिया और चला गया। वो आदमी कोई और नहीं यंग है। ज़ॉम्बी अब उन दोनों को पैसे देता है कि मुझे यंग के बारे में हर रिपोर्ट ला के दो। अगले दिन संजी ज़ॉम्बी के घर आती है जहाँ वो उसे रात वाले वाकये के बारे में बताता है, लेकिन संग और वैंग उनकी बातें सुन रहे होते हैं क्योंकि वो जाते हुए ट्रांसमीटर लगा गए थे। अब वो ज़ॉम्बी पे पल पल की नजर रखे हुए थे। फिर एक दिन संजी सीओ के घर उसके डैड मिस्टर किम से मिलने जाती है, मगर उसके सर्वेंट बताते हैं कि वो अभी अवेलेबल नहीं है, वो कुछ दिनों में वापस आ जाएंगे। सीओ के डैड बिजनेसमैन हैं, इसीलिए वो बिजनेस ट्रिप के लिए जाते रहते हैं। संग और वैंग यंग के घर से ज़ॉम्बी को कुछ पिक्चर्स ला के दिखाते हैं। पिक्चर्स में ज़ॉम्बी को उसका लेटर दिखता है। कुछ टाइम बाद यंग ज़ॉम्बीज के पास आता है और उसे कहता है कि नाटक बंद करो, उस दिन जो कुछ भी हुआ वो सब तुम्हारी गलती थी और अब तुम ये नाटक क्यों कर रहे हो। लेकिन फौरन ही फिर वो मुस्कुराने लगता है कि मैं अपने एक दोस्त को डराने के लिए प्रैक्टिस कर रहा हूँ। यंग उसे कोई जवाब नहीं देता। एक दिन संजी को रास्ते में मिस्टर किम यानी सीओ के डैड नजर आते हैं। वो उससे सीओ के बारे में पूछती है। मिस्टर किम उसे घर ले आते हैं जहाँ वो सीओ की एक पिक्चर में किसी को साइड पे खड़ा हुआ देखती है जिसके हाथ में बिल्कुल ज़ॉम्बी जैसी घड़ी थी। संजी पूछती है कि ये घड़ी वाला आदमी कौन है। वो बताता है कि ये सीओ का स्पेशल बॉडीगार्ड था। सीओ भी इसके साथ बहुत अटैच थी, लेकिन अब इसे 1 साल हो गया है, कहीं गायब है। संग और वैंग ज़ॉम्बी को यंग के बारे में न्यूज ला के देते हैं, जिसे सुन के ज़ॉम्बी यंग के घर चला जाता है। तभी पीछे से संजी वहाँ आती है और ज़ॉम्बी को वहाँ ना पाकर संग और वैंग से उसके बारे में
पूछती है। वो उसे यंग के बारे में सारी बात बता देते हैं। संजी अब यंग के घर आती है, मगर तब तक ज़ॉम्बी वहाँ से चला जाता है। संजी बातों बातों में उससे पूछती है कि तुम्हारा ज़ॉम्बी से क्या रिलेशन है, और वो हैमर से उस पे हमला करने लगता है। मगर संजी उस हमले से बच के रूम में आ जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसकी वाइफ भी उसके साथ मिली हुई है। यंग की वाइफ उसे सर पे एक बड़ी चीज मार के बेहोश कर देती है। कुछ टाइम बाद उसे होश आता है। यंग अपनी फैमिली के साथ खाना खा रहा होता है। वो अपनी वाइफ को बोलता है कि खाने के बाद संजी को खत्म कर देना। वो ऐसा ही करने लगती है। तभी सीन ज़ॉम्बी की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ उसे पता चलता है कि संजी यंग के घर गई है। वो उसे बचाने के लिए दौड़ता है। इसके बाद दोबारा हमें संजी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ यंग की वाइफ उसे मारने लगती है, मगर वो बच के भाग जाती है। उसकी वाइफ पीछे जाती है, लेकिन ज़ॉम्बी संजी को बचा लेता है। यंग अपनी फैमिली के साथ भागने लगता है, जहाँ वो अपनी मॉम के साथ गाड़ी में बैठा घर के बाहर अपनी वाइफ का वेट कर रहा है, लेकिन उसकी वाइफ को पुलिस अरेस्ट करके ले जाती है। ज़ॉम्बी यंग और उसकी मॉम तक पहुँच जाता है, जहाँ दोनों में बहुत फाइट होती है। यंग ज़ॉम्बी पे गोलियां चलाता है। वो समझता है कि ज़ॉम्बी मर गया, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो दोबारा से उठ खड़ा होता है। यंग फिर से गोली चलाने लगता है, लेकिन इस बार उसकी मॉम आगे आ जाती है और गोली उन्हें लग जाती है। वहाँ हमें पता चलता है कि वो ज़ॉम्बी यानी मू यंग की मॉम है। मू यंग को मार देता है। इसके बाद वो अपनी मॉम का फ्यूनरल लेके घर आ जाता है, जहाँ उसे उसकी पास्ट की हर बात याद होती है कि वो सीओ का बॉडीगार्ड था। हर साल वो सीओ के लिए सैंटा बनता था, मगर एक साल नहीं बन पाया और उसके अगले दिन ही सीओ किडनैप हो गई और कुछ दिनों बाद उसकी डेड बॉडी मिली। सीओ को किडनैप यंग करता है, वही उसे मार देता है और ये बात यंग मारने से पहले खुद कबूल करता है। नेक्स्ट सीन में हम मू यंग को संजी के साथ देखते हैं, जो संजी को उसकी मॉम के फ्यूनरल पे आने के लिए थैंक्स बोलता है। जहाँ उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि यंग सैंटा बनकर बच्चों को किडनैप करता था, क्योंकि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट नहीं हो सकती थी, लेकिन टॉर्चर करने की वजह से उन बच्चों की मौत हो जाती थी, क्योंकि वो बच्चे उसे पसंद नहीं करते थे। मू यंग कहता है कि अब मैं यहाँ से चला जाऊंगा, क्योंकि अब मुझे मेरा पास्ट पता चल चुका है। मू यंग अपने घर जाता है, मगर वहाँ उसे पता चलता है कि इस घर को किसी ने सेल कर दिया है। इसीलिए वो उदास होकर एक पार्क में बैठ जाता है और अपनी मॉम की पिक्चर हाथ में लिए पास्ट को याद करता है। इसके बाद सीन पुलिस स्टेशन में शिफ्ट होता है, जहाँ ली छाडो कहता है कि डिटेक्टिव किम कोई मामूली इंसान नहीं है। उसकी यही बात वहाँ एक कैदी सुनता है और बोलता है कि क्या डिटेक्टिव किम अभी भी जिंदा है? ऐसा कैसे हो सकता है? उस आदमी का आज जेल में आखिरी दिन है। पुलिस स्टेशन से निकल के वो आदमी संग और वैंग के ऑफिस आता है और उनसे किम पे नजर रखने को कहता है। सीन दोबारा किम पे शिफ्ट होता है, जहाँ उसे बहुत भूख लगती है और वो इंसानों को खाने का सोचता है, मगर वो खुद पे कंट्रोल करता है और पार्क में मौजूद छोटे कीड़े मकोड़ों को खाने लगता है, लेकिन इससे उसका पेट नहीं भरता। मू यंग बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो खुद को किम के ऑफिस में देखता है, जहाँ उसने बहुत सारा मीट खा लिया होता है। संजी उसे किम के घर रुकने को कहती है। वो संजी से कहता है कि तुम्हें मेरी ह्यूमन बनने में मदद करनी होगी। संजी उसकी हेल्प करती है और साथ ही वो उसे शांत करने का एक तरीका निकालती है कि अगर उसे कभी बहुत भूख लगे और वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो उसके सर पे पैन मार के उसे बेहोश कर देगी। मू यंग एक दिन संजी से कहता है कि डिटेक्टिव किम की वजह से मुझे मेरे पास के बारे में पता चला है। अब मैं पता चलाऊंगा कि उसे किसने मारा। संजी उसका साथ देने का प्रॉमिस करती है। इसके बाद दोनों किम के ऑफिस की फाइल्स देखने लगते हैं, जहाँ उन्हें पहले तो कुछ नहीं मिलता, लेकिन फिर मू यंग जब एक सोफा उठाता है तो उसमें एक फाइल मिलती है, जिसमें एक आदमी की पिक्चर और उसकी डिटेल्स लिखी होती हैं। मू यंग उस आदमी को देख के पहचान जाता है, क्योंकि ये वही आदमी था जिसने किम को मारा था। फाइल से उन्हें पता चलता है कि ये आदमी एनिमल डॉक्टर है और वो एनिमल्स पे एक्सपेरिमेंट करता है और उन्हें ज़ॉम्बी बनाने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ वो आदमी संग और वैंग से कहता है कि किसी तरह किम से मेरी मीटिंग फिक्स करवा, लेकिन बहुत कोशिश के बाद वो ऐसा नहीं कर पाते। इस बीच वो किम पे चाकू से हमला करते हैं, लेकिन उसे कुछ नहीं होता और वो वही चाकू उस आदमी को दे देते हैं और साथ ही बोल देते हैं कि किम कोई मामूली इंसान नहीं है, वो एक मॉन्स्टर है। जिसे सुन के वो आदमी मू यंग के ब्लड से एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करता है और एक रैबिट को इंजेक्शन लगाता है, जिससे वो मॉन्स्टर बन जाता है और वो सोचता है कि आखिरकार मेरा एक्सपेरिमेंट कामयाब हो ही गया। दूसरी तरफ मू यंग ऑफिस में वो फाइल लेके बैठा है, जहाँ उसे कचरे से भरे डब्बे की तस्वीर मिलती है, जिसमें उसकी लाश पड़ी थी। फाइल से मू यंग को पता चलता है कि वो आदमी एनिमल्स पे एक्सपेरिमेंट करके उन्हें ज़ॉम्बीज बनाने की कोशिश करता है। तभी वो सोचता है कि शायद उसी आदमी ने मुझ पे एक्सपेरिमेंट किया है और अगर ऐसा है
है तो उसे पता होगा कि अब मैं नॉर्मल इंसान कैसे बन सकता हूँ। नेक्स्ट सीन में हम संग को देखते हैं जो अपने घर में होली क्रॉस लेके बैठा था और पागलों की तरह मू यंग के बारे में सोच रहा था। तभी डोरबेल बजती है और मू यंग सच में आ जाता है। वो उसे अपने ज़ॉम्बी होने के बारे में बताता है। तभी संजी उससे 5 साल पहले होने वाले मिसिंग केसेस के बारे में पूछती है। संग बताता है कि 5 साल पहले बहुत से लोग मिसिंग हुए थे जिसके कल्प्रिट को किसी ने नहीं देखा था, बस शैडो ही देखी गई थी, इसीलिए उस केस का नाम शैडो केस रख दिया गया था। तब संजी बताती है कि उस केस की पहली विक्टिम शायद एनिमल क्लिनिक की डॉक्टर थी, जिस पर संग हाँ बोलता है और उसे पता चलता है कि ये लोग एनिमल डॉक्टर को जानते हैं। मू यंग उन दोनों को उस डॉक्टर से सावधान रहने का बोल के वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में संग और वैंग एनिमल डॉक्टर को सब बताते हैं कि मू यंग उसे ढूंढ रहा है। तभी डोरबेल बजती है और वो बाहर चला जाता है। संग को तभी कुछ अजीब सी आवाजें आने लगती हैं, इसीलिए वो उस आवाज का पीछा करता है और जब फ्रिज हटा के देखता है तो उसे वहाँ एनिमल डॉक्टर की सीक्रेट लैब मिल जाती है जहाँ उन्हें बहुत से एनिमल्स मिलते हैं। और जब वो एक केज का कपड़ा हटाता है तो उसे एक फीमेल ज़ॉम्बी दिखती है जिसे देख के संग बेहोश हो जाता है। वो फीमेल ज़ॉम्बी डॉक्टर की वाइफ है जो मर गई थी। उसे जिंदा करने के लिए एनिमल डॉक्टर ने उसकी बॉडी पे बहुत से एक्सपेरिमेंट्स किए थे, जिसके बाद वो जिंदा तो हो गई थी मगर कुछ बोल नहीं पाई थी। डॉक्टर जैसे ही उसके लिए पानी लेके आता है तो उसे पता चलता है कि वो एक ज़ॉम्बी बन गई है क्योंकि वो रैबिट खा रही थी। इसीलिए अब वो मू यंग के ब्लड से एक क्योर बना रहा है कि अपनी वाइफ को ठीक कर सके। दूसरी तरफ चाडो को एक लाश मिलती है जो असली डिटेक्टिव किम की थी। संजी मू यंग को बेहोश करके अपनी लैब ले आती है। संजी उसे बचाने वहाँ आती है। जैसे ही वो उसे छुड़ाने वाली होती है डॉक्टर की वाइफ उस पर अटैक करती है, लेकिन मू यंग उसे बचा लेता है। फिर लड़ाई में डॉक्टर की वाइफ के सर में गोली लगती है और वो मर जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पुलिस आ जाती है और डॉक्टर को अरेस्ट कर लेती है, लेकिन थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि जिस गाड़ी में डॉक्टर को अरेस्ट करके ले जाया जाता है उसका एक्सीडेंट हो गया है। और फिर हम एनिमल डॉक्टर को देखते हैं जो अब ज़ॉम्बी बन गया है क्योंकि उसने मू यंग का ब्लड पी लिया था। चाडो मू यंग को डिटेक्टिव किम के केस में अरेस्ट करने आता है, लेकिन बाद में उसे पता चल जाता है कि किम की मौत की वजह मू यंग नहीं है। संजी चाडो को बताती है कि शैडो केस में जितने भी लोग गायब हुए थे उन सब के पीछे डॉक्टर का हाथ था। तभी हम देखते हैं कि डॉक्टर अपने गायब होने की न्यूज सुन के हंसता है। फिर हम देखते हैं कि मू यंग और संजी डॉक्टर की वाइफ की डेड बॉडी को लेने हॉस्पिटल जाते हैं और किसी तरह उसे लाने में कामयाब हो जाते हैं। संग और वैंग भी इस प्लान में शामिल हैं, लेकिन तभी वहाँ डॉक्टर आ जाता है और मू यंग से कहता है कि अब मैं तुम्हें बताऊंगा अगर कोई आपका स्पेशल इंसान आपसे दूर हो जाए तो कैसा फील होता है। इतना कह के वो संजी को लेके वहाँ से चला जाता है, लेकिन बाद में मू यंग संजी को बचा लेता है और ना चाहते हुए भी वो डॉक्टर को गोली मार देता है। मू यंग खुद को उसकी मौत का जिम्मेदार समझता है और सब कुछ छोड़ के माउंटेन्स चला जाता है। अब सीन 1 साल आगे शिफ्ट होता है जहाँ टाई एक बहुत बड़ा स्क्रिप्ट राइटर बन गया था और उसने ज़ॉम्बी डिटेक्टिव नाम की मूवी लिखी थी। साथ ही संग का सिटी का सबसे बड़ा डिटेक्टिव बनने का ख्वाब भी पूरा हो गया था। मू यंग के जाने के बाद संजी अब उस ऑफिस को संभालती है, लेकिन वो मू यंग को बहुत मिस करती है। फिर एक दिन उसे एक हैलोवीन पार्टी का इनविटेशन आता है जो उसे मू यंग भिजवाता है। वो अपने सब दोस्तों के साथ पार्टी में जाती है। पार्टी में मू यंग उसे बताता है कि वो भी उसे बहुत मिस करता है। मू यंग संजी से उसकी मदद करने को बोलता है क्योंकि उसे यूएसए में एक आदमी के बारे में पता चला था जो ज़ॉम्बीज को ठीक करने पे रिसर्च कर रहा है। तभी पार्टी में एक मर्डर हो जाता है और मू यंग कल्प्रिट की स्मेल सूंघ के हंसने लगता है और यहाँ ज़ॉम्बी डिटेक्टिव सीजन 1 खत्म हो जाता है। आगे हुए इंसिडेंट्स के बारे में जानने के लिए आपको सीजन 2 की एक्सप्लेनेशन को देखना होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।